तो आज मैं आप सभी से बात करूंगा ऐसे 7 प्रमुख कारणों पर जिनकी वजह से अक्सर छात्र आरएस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल इन द सेंस प्रीलिम्स में भी हो सकते हैं, मेंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, फाइनली जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उसके बाद में उन पर किस्मत काम करता है, लेकिन इंटरव्यू तक की अगर हम बात करें, इंटरव्यू में पहुंचने तक की अगर हम बात करें, तो वहां तक हम देखते हैं कि 4 लाख में से केवल 2,000 के करीब ऐसे छात्र होते हैं जो पहुंच पाते हैं। वो 3,98,000 जो बाकी छात्र हैं उनको धक्का मार के बाहर कर देते हैं, और उन छात्रों के बाहर होने के लिए वो छात्र खुद जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ये जो 2,000 अंदर जाने वाले हैं ये अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि जो बाहर निकलने वाले छात्र हैं वो अपनी असफलता के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आज हम उन्हीं कारणों पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग आपसे पास होने के जो तरीके होते हैं या फिर सफल होने के जो तरीके हैं उन पर चर्चा करते हैं, लेकिन अगर हम असफलता पर चर्चा कर लें तो शायद हमारी सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हम सावधान हो जाते हैं। तो 5 मिनट के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो 7 प्रमुख कारण हैं जो आपको फेल करवा देते हैं किसी भी परीक्षा में। जीवन की किसी भी परीक्षा में अगर आप फेल होते हैं तो इन कारणों से आप होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले कारण की, जिसे हम कहते हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। हम में से अधिकांश छात्रों की अगर हम बात करें तो हमारा कोई टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है। ठीक है, हमारा लाइफ के जो 24 आवर्स हमको मिलते हैं, उन 24 आवर्स को हमें कैसे यूज करना है, ठीक है, हमारे जो लक्ष्य या टारगेट जो हमने निर्धारित कर रखा है वहां तक पहुंचने के लिए। हम में से अक्सर ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत रहती है। मेरे पास कई स्टूडेंट फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सर मैं जॉब में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। 8 घंटे की जॉब आप लोग करते हैं, ठीक है, और 8 या 9 घंटे की जॉब करने के बाद में जीवन के जो 16 घंटे आपके पास हैं उसे आप कैसे व्यतीत करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप जो है सफल होंगे या नहीं होंगे। तो जब तक आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा, मसलन कि हमें पता है कि सिलेबस क्या है, हमें ये भी पता है कि हमारा एग्ज़ाम कब होना है, हमें ये पता है हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, और हमें ये भी पता है कि किस पोर्शन का, किस टॉपिक का कितना महत्व है, उसके बावजूद भी हम जो है हर एक हिस्से को बराबर टाइम नहीं देते। मसलन कई छात्र बहुत पढ़ते हैं, बोलते हैं कि सर बहुत पढ़ता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, फिर भी मेरा पेपर छूट जाता है, फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। उसका रीज़न भी टाइम मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि 200 नंबर का पेपर जो है, एक पेपर अगर हम बात करें तो उसमें 3 यूनिट्स हैं और हर यूनिट के जो है 3 पोर्शंस हैं, तो 9 पोर्शंस के लिए आपको रेगुलरली टाइम देने की बात होती है। लेकिन आप क्या करते हैं, पहले पोर्शन को तैयारी की शुरुआत में तैयार करते हैं और लास्ट वाले पोर्शन को तैयारी के अंत में। तो जो शुरुआत में आपने पढ़ा है वो आपका धीरे धीरे गायब होने लगता है और वहां तक जाते जाते उसका 20% भी आपके दिमाग में नहीं रहता, और इसकी वजह से क्या होता है कि उस पोर्शन में आपका प्रदर्शन खराब रहता है या फिर आप उसमें से क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो ये जो टाइम का मैनेजमेंट है, आपको एक वाकई में टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत होती है। समय से उठना, समय से सोना, समय से पढ़ना, और डेली के जो हमारे छोटे छोटे टारगेट्स हैं उनको पूरा करना। क्योंकि मान के चलिए कि सफलता का जो बड़ा ब्लॉक है ना, ये आपके इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ने पर ही बनेगा। जब तक आप ये डेली के छोटे छोटे ब्लॉक्स को नहीं बना पाएंगे, नहीं पूरा करेंगे, तब तक आपकी ये बड़ी जो सफलता रूपी जो नींव है या इमारत जो है वो बनने में नहीं आ पाएगी। ठीक है, जैसे एक एक ईंट से मकान बनता है ना, उसी तरह से छोटे छोटे टारगेट्स हमारे टाइम मैनेजमेंट के लेकर अगर हम चलें तो ही हम सफल होंगे। पहला कारण ये हो गया। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट आपकी असफलता का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, और इसी की वजह से जो है आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, आप अपना कंप्लीट जो कोर्स है उसको पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा जो कारण हमारी असफलता में आता है वो है डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ आपके हाथ में है, जिसको हम बोलते हैं फ़ोन या मोबाइल या बुद्धू बक्सा जिसको हम बोल सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है। खास करके तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये जहर के रूप में है। हाँ, इसके कुछ सदुपयोग भी हैं, और सदुपयोग इन द सेंस कि आज आपको ये मोबाइल जो है हर एक सोर्स से जोड़ता है जो आपके लिए उपयोगी है तैयारी के लिए। मसलन कि ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलती हैं, टेस्ट और क्विज और बहुत सी चीज़ें आपको मिलती है। घर बैठे आप बिना अपना समय ट्रैवलिंग में या बाकी चीज़ों में व्यतीत किए हुए पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि हमारे जो काम की जो एप्लीकेशंस है उनको छोड़ करके फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इन पर लग जाते हैं। और आजकल जो ये मीम वाला जो ज़माना आ चुका है, ठीक है, जो रील्स वाला जो ज़माना आ गया है, इस जमाने ने तो और बर्बाद कर दिया, क्योंकि एक रील देखने के चक्कर में हम हजारों रीलें देख लेते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि कब हमारे 2 घंटे बर्बाद हो गए। तो हमारा जो सिलेबस हमको कवर करना था, उस अच्छे अनमोल टाइम को हम इन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं।
और यही डिस्ट्रैक्शन हमें फेल भी करता है। तो एक अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, जो डेडिकेटेड है, जिनको लगता है कि नहीं मुझ में पोटेंशियल और मैं कर सकता हूं, उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जो है अपने इस समय को बर्बाद ना करें, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करें कुछ समय के लिए। जब आप सफल हो जाएं उसके बाद आप खूब सोशल मीडिया पर रहें, आपको कोई उसमें बुरा नहीं कहेगा, तब लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन अभी आप दूसरों को फॉलो करते हुए अपने जिस टाइम को जो वेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लिए घातक है। तो इसका ध्यान हमें रखना है। तीसरी चीज जो बहुत ही बुरी है और जिसकी वजह से अक्सर कई अच्छे होनहार छात्र भी रह जाते हैं, वो है ओवर कॉन्फिडेंस एंड लो कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मतलब खुद पर विश्वास करना, आत्मविश्वास करना कि हाँ यार मैं किसी काम को कर सकता हूँ, इस तरह की भावना। आप इस पहले पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये एक बहुत पतला धागा है, ठीक है, और हमें कब पता नहीं चल पाता कि कब हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस बन गया है। तो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा तब होता है जब अक्सर उन छात्रों के साथ ज़्यादा होता है जिनको सफलता इजीली मिल जाती है। ठीक है, मतलब मसलन कि आपको 10th बोर्ड में आराम से आप जो है अच्छे मार्क्स से पास हो गए, 12th बोर्ड में भी आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए, या किसी छोटी क्लर्क की जॉब में आपने आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं यार, हाँ मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कोई अब बाकी जो है तैयारी करने की जरूरत नहीं, मेरी तो तैयारी पहले से है। तो कॉन्फिडेंट बंदा तो हमेशा बोलेगा कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तैयारी की है, जबकि ओवर कॉन्फिडेंट बंदा बोलेगा कि मैं कर सकता हूं और मेरे को तैयारी की जरूरत ही नहीं है, मतलब उसको तैयारी महसूस ही नहीं होगी कि मुझे तैयारी भी करनी है। और इसी भाव के साथ में जब वो परीक्षा में बैठता है तब वहां पर उसके तोते उड़ जाते हैं, फिर उसको लगता है कि यार मैंने अगर तैयारी कर ली होती तो शायद बढ़िया होता। इसी तरह कॉन्फिडेंट बंदा हमेशा पहले सोचता है फिर बात करता है। उदाहरण के लिए इंटरव्यू वाली बात अगर हम करें तो वहां पर भी। और जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो पहले बोलता है और जब बोल देता है ना उसके बाद सोचता है कि यार मैंने सही बोला कि नहीं बोला। क्लियर है? इसी तरह से कॉन्फिडेंट बंदा हमेशा ये चाहता है कि उसको सम्मान मिले, ठीक है, तो उसके लिए वो मेहनत करता है। ओवर कॉन्फिडेंट बंदा जो ना अटेंशन चाहता है, सम्मान नहीं चाहता वो कि लोग उसको रेस्पेक्ट करें, नहीं, वो केवल अटेंशन की कोशिश करता है, अटेंशन के पीछे भागता है कि लोग उसकी तरफ देखें, लोग उसको फॉलो करें। तो उसके लिए वो सारे जुगाड़ करने की कोशिश करता है कि नहीं देखो यार क्या बंदा है, उसको ऐसा लोग कहें हर बात में। तो ये एक बचने की कोशिश करना है आपको। तो कोशिश कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट रहें, और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और आपको चीज़ें आने लगेगी। जब चीज़ें आने लगती है तो फिर कॉन्फिडेंस आता है, और जब चीज़ें नहीं आती और पहले कोई हम सफल हो चुके हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ही पहला आपकी असफलता का कारण बन जाता है कई बार। इसी तरह से एक होता है लो कॉन्फिडेंस, और लो कॉन्फिडेंस आता है ओवर थिंकिंग से। बंदा बार बार सोच रहा है कि नहीं यार मैं, मेरा रिजल्ट का क्या होगा, मैं पास तो हो जाऊंगा ना, नहीं यार मुझे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। जैसे वो कभी भी देखता है तो पेपर्स देखिए प्रीवियस ईयर के, तो देखते ही सोचेगा कि अरे यार ये तो बहुत टिपिकल है, मैं तो कर ही नहीं सकता। इस तरह से लो कॉन्फिडेंस। तो एक खुद पर विश्वास न करके और केवल लोगों की बातों को सुन सुन करके वो व्यक्ति उस चीज़ को भूत बना देता है, मतलब छोटा सा एक मुद्दा है उसको बहुत बड़ा कर लेता है। तो वो उस लो कॉन्फिडेंस से भी बचना है। तो वो भी कब होगा? जब प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन ही एक तरीका है। एक वेल प्रिपेयर्ड बंदा ही कॉन्फिडेंट रहेगा, ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाएगा ना वो लो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएगा। अगली जो चीज इसमें आती है वो होती है आपकी लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो आप मान के चलो सफलता बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक स्ट्रेटेजी है जो आपको टारगेट तक रेगुलरली मोटिवेट करते हुए पहुंचाती है, और स्ट्रेटेजी बनती है हमेशा हमारी पिछली गलतियों को देखते हुए और आगे की प्लानिंग को देखते हुए। तो अब देखो, किसी भी आप में से बहुत से छात्र हैं जो कि 2 या 3 बार या 4 बार मेंस दे चुके हैं। कई मुझे फ़ोन करते हैं, सर मैंने 2 बार मेंस दे लिया, मैंने 3 बार मेंस दे लिया, मैंने 4 बार मेंस दे लिया, लेकिन अभी तक भी हो रहा नहीं है। क्यों नहीं हो पाता? उसका एकमात्र कारण है कि आप जो है एक स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं करते। आप वही पिछले ढर्रे पे ही चल रहे हैं जिसमें आपने पहले, मतलब आप वही अपने हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो दुनिया भर का पढ़े जा रहे हैं। ये नहीं है कि आपको कोई अच्छे गाइडेंस की, पिछली बार मैंने जो पढ़ा उसमें से कितना मुझे आया, ठीक है, और अब मुझे उसमें क्या सुधार करना चाहिए या कौन से मेरे पोर्शंस कमजोर हैं उन पर मैं काम करूं। इसी तरह से सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके हमें ये देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में मेरा अच्छा प्रदर्शन नहीं है। मसलन कि आपके बार बार 4th पेपर में 80 नंबर आ रहे हैं तो भी आप जो है ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर पर ही काम कर रहे हैं, 4th पेपर पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे। तो भाई दिख रहा है ना, हाँ 4th पेपर में आप 120 ले रहे हैं तो भाई कोई बात नहीं है, आपको उसमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हाँ यार मैं इतना स्कोर एवरेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसमें, लेकिन उसमें भी सुधार हो सकता है।
तो पहले तो पीछे क्या हुआ और क्यों हुआ उसको जानो, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है, और हम कैसे चीजों को हमारे अनुकूल बना सकते हैं। इन 3 चीजों पर अगर आपने स्ट्रेटेजी बना ली और उसके हिसाब से काम किया तो फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप उन पर ध्यान न दे करके और पिछले ढर्रे पे चल रहे हैं ना, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बार आपकी असफलता का कारण वो पिछला ढर्रा ही है। बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव आपको करने पड़ेंगे और वो सही स्ट्रेटेजी से ही आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम सभी जानते हैं। करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अब आप यहाँ पर 2 बंदों को देखिए, एक वो जो थ्योरी पढ़ता है, ठीक है, वो दिन भर किताबें पढ़ रहा है, सर मैंने ये कोर्स पूरा कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, और मैं पेपर तो सबसे लास्ट में दूंगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। मान लो आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो ना, आपने सारे रूल्स पढ़ लिए कि आर्टिकल के सर ए कब लगता है, एन कब लगता है, दी कब लगता है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको एक डायनामिक सोर्सेज मिलते हैं, आपको अलग अलग कंडीशंस मिलती है, और उन कंडीशन में चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है। तो खास करके अपवादों के बारे में आप जानते हैं। तो कोई बंदा ऐसा है जिसने थ्योरी भी पढ़ी है और उसने प्रैक्टिकल भी किया है, तो परीक्षा में वो धड़ाधड़ उसको याद आएगी चीज़ें कि नहीं यार, मैंने वहाँ इस चीज़ को देखा था और ये चीज़ आ गई। थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी पढ़ते रहो, इतना सारा ढेर कर लिया। अब एक क्वेश्चन आया जिसमें पूछा 15 अंकों में पूछना है, अब आपको 15 शब्दों में बताने का वो प्रैक्टिस ही नहीं है आपका कि यार मेरा जो 100 शब्द मेरे पास है उनमें से कौन से 15 लिखने हैं। जैसे संक्षिप्तीकरण है, उसमें क्या होता है, यही तो चीज होती है कि आपको क्या करना है, आपके पास बहुत कुछ है लेकिन उसमें से कुछ छांट करके कम करना है। थ्योरी आपने बहुत पढ़ी लेकिन प्रैक्टिकली आपने जब तक उसको अप्लाई नहीं किया तब तक आप जो है ये नहीं पता कर पाएंगे कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है और कब लिखना है, ठीक है। तो वो सब पता करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस, अभ्यास लगातार आपका होना चाहिए, जो कि मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ओके, एक और तो होता है ये लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा, इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है दीर्घ सूत्रता, या बोलते हैं कि टालमटोल करना। तो हम अक्सर चीज़ों को टालते रहते हैं कि जैसे कि आपको अब कुछ मान लीजिए कि आपने कहीं पर भी कोई आपको मटेरियल मिला, ठीक है, आप उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों की तो ऐसी आदत होती है कि मटेरियल इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। ये बुक भी ले ली, उसके नोट्स भी ले लिए, उसके भी नोट्स ले लिए, इतना बड़ा ढेर कर लेंगे ना, लेकिन पढ़ेंगे कुछ नहीं कि नहीं यार बाद में कर लेंगे, अभी यार रिजल्ट तो आने दो, अभी तो मेंस का कोई पता ही नहीं है कब डेट आएगी। ऐसा कईयों के चल रहा होगा मन में आज भी, है ना। तो आप लोग बैठे ही रहो, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना वो बैठे ही रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अब आप मान लीजिए कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पिछली बार के एग्जाम में फाइनली एंटर नहीं हो पाए। जैसे कि 2000 बच्चे हैं, उनमें से आपके लगभग मुश्किल से 1000 बच्चों को सिलेक्शन मिला। बाकी के 1000 बच्चे तो अभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं ना, क्योंकि उनको तो पता है कि यार हम पिछली बार कुछ नंबरों से रहे हैं और बाकी लोगों से काफ़ी आगे हैं। तो इन लोगों से आप कैसे compete करोगे। आप तो पता है क्या कर रहे हो, उन जो 3 लाख जो फेल होने वाले हैं ना, उनसे compete कर रहे हो। उनसे अगर आप compete करते रहोगे तो फिर आपको कभी सफलता मिलेगी नहीं। तो जो आपकी टालम टोल की रणनीति है ना, इसको बदलना पड़ेगा। अभी सो रहे हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो बाद आएगा ही नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगो कब। ये बिल्कुल सही बात है, बड़े बूढ़े कह के गए। तो इसको मानो और इसके हिसाब से अपनी टालम टोल की प्रवृत्ति को भी छोड़ दो। अभी से छोड़ो या फिर आरएस की तैयारी छोड़ दो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। या तो टालम टोल को छोड़ दो या आरएस की तैयारी को छोड़ दो। किसको छोड़ना है ये आप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है ट्राई टू कवर टू मैनी बुक्स। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस सर मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ सर। कहीं तो ये पूछते हैं सर आपके नोट्स जो हैं उनसे क्या मेरा मतलब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा क्या। भाई जब मेरा हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा। हाँ भाई, मैं पिछले 3 एग्जाम से मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा मेरा ये इंटरव्यू है। पहले में मैं जैसे असफल हुआ, 320 मेरे मार्क्स आए, मैंने मेहनत की, मेरे 365 स्कोर हुआ, मतलब मैंने 65 नंबर बढ़ाए। अब बात ये हुई कि कुछ परिस्थितियां बाकी सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से कई बार आप सेलेक्ट नहीं होते। लेकिन हाँ ये है कि मैंने सुधार किया, और अब यहां से पिछली बार फिर मैंने इस बार इंटरव्यू में दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी चीजों में बदलाव हो रहा है, तभी तो मैं सेलेक्ट हो पा रहा हूं और तभी तो मैं कॉन्फिडेंस मेरे में आ रहा है धीरे धीरे चीजों में। ठीक है, मैं हो सकता है इस बार, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि चीजों को कम कर रहा हूं। पहले मैं क्या करता था, बहुत पढ़ता था, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, इसके नोट्स पढ़ लिए, उसके स्प्रिंग बोर्ड के पढ़ लिए, उसके पढ़ लिए, इसके पढ़ लिए। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, अब मैं बिल्कुल लिमिटेड, मैंने अपने नोट्स बनाए और उन नोट्स पर मैं फोकस्ड हूं कि नहीं मुझे इन्हीं को कवर करना है। समस्या क्या होती है, हम अपने नोट्स को रिवाइज ही नहीं कर पाते। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बहुत सी बुक्स को कवर करने जाएंगे तो रिवीजन ही नहीं हो पाएगा, सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा। तो सिलेबस कवर करने के लिए कोई एक सोर्स लीजिए, उसको एनरिच कीजिए और उसके बाद बार बार उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ना कि बहुत सारी बुक्स को कवर करना। तो बहुत सारी बुक्स को कवर करने से हमको बचना पड़ेगा। अगर हमने ये कर लिया तो सब कुछ अच्छा होगा।
अंतिम और लास्ट जो कारण इन सब चीज़ों को दूर करने के बाद आता है हमारी असफलता का, वो है हमारा फेट। ठीक है, बिल्कुल मैं इसको मानता हूं और ये है भी सही। हमारा भाग्य भी बहुत बड़ा निर्णायक होता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार हिंदी के पेपर में जैसे मेरा जो है मैं जैसे 1.25 नंबर से फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और मुझे कोई पोस्ट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन कारण जैसे मैं बताऊं आपको, कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे एथिक्स का मेरा पेपर हुआ, तो अब मेरे जो बड़े क्वेश्चन थे 5, खास करके 5 नंबर वाले, उनमें मेरा स्कोर ही है। आप मेरी कॉपीज देख सकते हैं टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम पर मैंने दे रखी है। तो मेरे 2 नंबर हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि यार मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी है कि मुझे 2 नंबर ही मिल रहे हैं, मतलब 2 का 2.5 भी नहीं हो रहा, 1.5 भी नहीं हो रहा, तो क्यों बंदा ऐसा कर रहा है। या फिर हिंदी के पेपर में क्या हुआ कि मुहावरे लोकोक्ति में जैसे 4 क्वेश्चन थे, तो 3 के जो मेरे आंसर्स थे वो बिल्कुल जो आपके आरबीएससी की बोर्ड की बुक है उसके हिसाब से हैं, ठीक है, और वही आंसर्स बाकी बच्चों ने लिखे, उनको 3 नंबर मिले हैं, मुझे इनमें 0 नंबर मिले। तो ये मेरे किस्मत या फेट की मैं बात मानता हूँ, लेकिन ये बाद की बातें हैं। अगर मैंने और हिस्सों में अगर अच्छे नंबर ले लिए होते तो ये चीज़ें काम नहीं करती। हालांकि इससे दुख होता है जब आप 1-2 नंबर से रहते हैं, जब ज़्यादा 20, 25, 30 से रखें तो इनका कोई मायना नहीं है। लेकिन जब आप कुछ नंबर से रहते हैं तब ये चीज़ें आपको कई बार आपको दिमाग में आती है कि यार ये फेट की वजह से भी हुआ है। खैर, कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं वे अपने भाग्य को भी बदल लेते हैं, और मैं भी अब लगातार उसी कोशिश में लगा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप जो एक अच्छे छात्र हैं वो मार्केट के इस जो जितना भी चल रहा है कि आपको बेवजह चीज़ों में उलझाया जाता है, उससे आप बचें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, और जब तक आप ये करते रहेंगे आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, आर एस जंक्शन पे आपके लिए बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन आर एस जंक्शन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं जो आपकी मदद करेंगे, छोटे छोटे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, लेकिन यह है कि हमें अनुभव बहुत अच्छा हो चुका है, तो वो आपको मदद कर सकता है। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मैं अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।